ईयर्स एंड ईयर्स लॉ फिन्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रही थी उसको मुलतवी किया गया है। तो उस पर बात करेंगे क्यों मुलतवी किया गया, इसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, और हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखेंगे, और इस फैसले की वजह से जो क्राइसिस आया है और जो फ्यूचर में रहेगा उस पे कुछ डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो सरदार लतीफ़ खोसा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जनरल इलेक्शंस होती हैं जिसका टाइम पीरियड जो होता है असेंबलीज का वो 5 ईयर होता है, प्रोविंशियल एंड फेडरल। ये सारी इलेक्शंस, नेशनल असेंबली की इलेक्शंस, चाहे प्रोविंशियल की चाहे लोकल की, वो इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्राइसिस स्टार्ट कहाँ से हुआ? वैसे तो पाकिस्तान जैसे ही बना उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चलते आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब 1947 में बना उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग उसका मसला था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंप्लीट वो ड्राफ्टिंग तैयार कर चुकी थी तो उस टाइम 1954 में जो है वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसोल्व किया गया। फिर तमीज़ुद्दीन जो है वो कोर्ट में चला गया। तो ये सारा क्राइसिस जो स्टार्ट हुआ 1947 से, पाकिस्तान जब बना वहाँ से आज तक वो क्राइसिस चलते आ रहे हैं। और उसमें जो कसूर है, सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, लीडरशिप का है एंड एस्टेब्लिशमेंट का है। जो 1954 में एस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बनी। बहरहाल इस तरीके से लेक्चर बढ़ता जाएगा। हम आते हैं असल मौजू पर। इलेक्शंस हुई 2018 में, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई पंजाब में, फेडरल में एंड केपीके में। तो हुकूमत चलती रही। फिर नो कॉन्फिडेंस वोट मूव किया गया पीडीएम की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है वो हुकूमत से निकाला गया। उसके बाद इमरान खान ने यह फैसला किया कि मेरी हुकूमत है, क्योंकि वैसे वो कहता था मेरी गवर्नमेंट, ये कभी नहीं कहता था हमारी गवर्नमेंट। तो नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि अब जो है वोट करवाने के लिए, जनरल इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि वैसे हुकूमत तो अनाउंस नहीं कर रही, तो हम इलेक्शंस करवाने के लिए पंजाब असेंबली और केपीके असेंबली को तोड़ते हैं। तो ये करने से जो है वो इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे। तो इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए पीटीआई लीडरशिप ने पंजाब की असेंबली एंड केपीके प्रोविंशियल असेंबली दोनों को डिसोल्व की। उसके बाद क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली गई। इलेक्शन की डेट नहीं मिली। वैसे अकॉर्डिंग टू लॉ जब प्रोविंशियल असेंबलीज अपना ड्यू टाइम कंप्लीट करती हैं, इट मीन्स 5 ईयर के लिए जो इलेक्शंस होती हैं वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 60 डेज में इलेक्शंस होनी है। अगर असेंबलीज को तोड़ी जाती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर 90 डेज के अंदर जो है वो इलेक्शंस होनी है। तो ये केपीके एंड पंजाब में असेंबलियाँ तोड़ी गई हैं, इसलिए 90 डेज में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस होनी है। तो ये इलेक्शंस करवाने के लिए सीधी सी बात है, हुकूमत तो वो चली गई असेंबलीज डिसोल्व होने से ही। केयरटेकर गवर्नमेंट अब इस वक्त जो पंजाब में है, केपीके में है, तो उनका काम है इलेक्शन करवाना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन की डेट देना गवर्नर का काम है। तो गवर्नर ऑफ पंजाब ने कहा कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ द समरी ऑफ द असेंबली जो है उस पर मैंने साइन नहीं की, इसलिए मैं डेट देने का पाबंद नहीं हूँ। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गया। तो जब गवर्नर ने कहा कि भाई मैं पाबंद नहीं हूँ, तो फिर सदर साहब ने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विद द कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन डेट दे सकता है। लेकिन सदर साहब ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने राब्ता नहीं किया। उसके बाद सदर ने जो है वो डेट दे दी पंजाब में इलेक्शन की। तो इस इलेक्शन की डेट देने पर जो है वो मामला चला गया हाई कोर्ट में और ये कहा गया कि सदर को अख्तियार नहीं है डेट देने का। वैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अख्तियार है भी नहीं, क्योंकि गवर्नर असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली की डेट देना गवर्नर का काम है। गवर्नर नहीं दे रहा था, उसने ये पॉइंट कही कि मैंने साइन नहीं किया समरी पे, रिजोल्यूशन की समरी पे, इसलिए मैं डेट नहीं देता। सदर साहब दे सकता है विद कंसल्टेशन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने खत लिखा सदर साहब ने कि आप राब्ता करें इलेक्शन की डेट्स के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राब्ता नहीं किया। फिर सदर ने डेट दे दी।
तो ये डेट देने से मामला चला गया हाई कोर्ट में गवर्नर ने यही रखा, मैंने साइन नहीं की इसलिए डेट नहीं दी। फिर जो है वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो शॉर्टली ऑर्डर जारी किया कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होनी है, क्योंकि आइन ये कहता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को कहा सदर से रब्ता करके जो सदर साहब डेट देगा उस पर अमल करें और इलेक्शन करवाएं। अगर 90 डेज में ये नहीं हो सकता तो फिर मिनिमम जो बेयर टाइम है इसमें इन्होंने कहा है, इफ सच ए कोर्स इज नॉट अवेलेबल देन द इलेक्शन कमीशन शैल इन लाइक मैनर प्रपोज अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ द पोल दैट डेविएट्स टू द बेयरेस्ट मिनिमम फ्रॉम द अपोजिट डेडलाइन। अगर 90 डेज में ये मुमकिन ना हो तो फिर उससे आगे कम से कम पीरियड में इलेक्शंस करवाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ने 30 अप्रैल की डेट दे दी। तो ये डेट मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से रब्ता किया, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सारों से रब्ता किया, कंसल्टेशन की, क्योंकि हुकूमत ही जो है वो असिस्ट करेगी सिक्योरिटी देने में, फंड देने में। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स का रिप्लाई भी ये था, पैसे नहीं है, फंड नहीं दे रही इलेक्शन के लिए। देन सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो भी ये कह रही हैं कि मुल्क में अभी हालात सही नहीं हैं, टेररिज्म चल रही है। IGP ने ये कंप्लीट लिस्ट दी है जिसमें जो वाक़यात हुए हैं वो बताए हैं। ये सारों से मुलाकात के बाद ये कंप्लीट लिखा है इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि हुकूमत जो है वो असिस्ट नहीं कर रही सिक्योरिटी के लिए, प्लस में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो भी असिस्ट सही तरीके से नहीं कर रही, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, जिस वजह से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे। तो जब हुकूमत असिस्ट नहीं कर रही थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो भी मदद नहीं कर रही थी जो उसका काम है इलेक्शन की, और फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड जारी नहीं कर रहा था। तो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का फंड जारी ना हो, हुकूमत असिस्ट ना करे, सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी इदारे अगर सिक्योरिटी सही तरीके से इलेक्शन कमीशन को ना दें, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ने ये बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। ये सारा कुछ जो मीटिंग हुई इसमें ये कंप्लीट ऊपर ये इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में जारी किया है। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले ये है सेंसस इशू। हुकूमत का कहना है कि अभी अगर इलेक्शंस होंगे तो 2017 की सेंसस के मुताबिक होंगे, लेकिन न्यू सेंसस का प्रोसेस जारी है, वो अप्रैल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंसस भी कंप्लीट होंगे और जो बाकी हुकूमत का जो पीरियड है वो भी खत्म होने वाला है, तो उसके बाद साफ ही इलेक्शन करवाई जाए। और दूसरा जो पॉइंट है हुकूमत का वो ये है कि भाई अभी प्रोविंशियल इलेक्शन के लिए अलग हम फंड जारी करें, फिर दोबारा 3 माह के बाद जो है वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा तो उसके लिए अलग फंड जारी करें, और सिक्योरिटी के लिए भी फंड अलग जारी होगा, उसका जो अमला होगा उसके लिए भी अलग होगा। तो ये पहले ही कंट्री जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, ये नहीं हो सकता। और जो तीसरा इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तो वन डे इलेक्शन लीगल डिस्कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी केयरटेकर हुकूमत है। अगर पंजाब में KPK में इलेक्शन हो जाता है तो फिर किसी सीधी सी बात हुकूमत आएगी, तो फिर जब नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शंस होंगे तो उसमें वो हुकूमत जो होगी उसका इन्फ्लुएंस चलेगा। तो ये भी पॉइंट है वैलिड। तो ये पॉइंट इन्होंने दिया। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का है। अब हम क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो ये है गवर्नर वाला पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नर ने कहा कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली पे मैंने साइन नहीं की, इसलिए मैं डेट देने का पाबंद नहीं हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये बातें नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्या गवर्नर पाबंद है या नहीं है। देन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने मुलतवी कर दिया, उस पर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। तो इसका क्या बनेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी इस पे अमल नहीं हुआ तो फ्यूचर में कंट्री के लिए बहुत रूल ऑफ लॉ की क्राइसिस आएंगे। अब ये जो है वो एक डिस्कोर्स बन जाएगा। पहले भी जो है जब क्राइसिस था, फाइनेंशियल इशू था या सिक्योरिटी का इशू था, तो इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं हुए, 60 डेज में नहीं हुए, अब भी नहीं हो सकती हैं। तो ये डिस्कोर्स बन जाएगा, ये एक कस्टम बन जाएगा। इसको रद्द करने के लिए जरूरी है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। उसका रिजल्ट क्या आता है वो एक अलग बात है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के हवाले से इस पर अमल होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है केयर टेकर गवर्नमेंट पीरियड जो है वो होता है इलेक्शन तक। तो इलेक्शन नहीं हो रही पंजाब में, KPK में, तो क्या वहाँ जो केयर टेकर गवर्नमेंट हैं उनको एक्सटेंड किया जाएगा? तो एक्सटेंड किया जाएगा किस आइन के तहत, किस लॉ के तहत, किस आर्टिकल के तहत? तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्या बनेगा 30 अप्रैल के बाद? जो पीरियड है ही नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं रहेंगी, तो फिर वहाँ किसकी हुकूमत होगी? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूड करें तो पाकिस्तान बनने के बाद जो क्राइसिस आ रहा था, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, वो सेम ही चल रहा है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ का क्राइसिस,
and judiciary crisis अब भी जारी है। अवाम और नास को इसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा और पाकिस्तान के वकला बरादरी इंशाअल्लाह आप देखेंगे हम न सिर्फ अदालत के पीछे खड़े होंगे, हम आईन के पीछे खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि अब इस वक्त न सिर्फ अदलिया खतरे में है, यलगार है, लताड़ है उस पर, बल्कि रियासत खतरे में है और नंबर 3 जो है आप देखें कि आपका पाकिस्तान खतरे में है। तीनों चीजों, आईन खतरे में है, रियासत खतरे में है, अवाम खतरे में है।